स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर का ये पार्ट। और इस पार्ट में 25 क्वेश्चंस हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। अगला पार्ट आएगा उसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और अगले दिन जो वीडियो आएगा उसमें आपको उन 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। लगभग आपको उस 100 क्वेश्चंस में से टॉप 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, जो भी हों 2-4-5 क्वेश्चन, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हाईली जो है चांसेस होते हैं जिनके आने के। तो और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। आपकी जॉब लगनी ज़रूर है इस बार 2021 में। जो भी फार्मासिस्ट सीरियसली तैयारी कर रहा है उसका 2021 लास्ट तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे वो डायरेक्ट बेस पे हो या एंट्रेंस दे करके हो, टेस्ट दे करके हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन या जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो है रियल अकाउंट जनरली शोज। जो रियल अकाउंट होते हैं वो क्या सामान्यता शो करते हैं? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस या एनी बैलेंस? तो द राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस। आपको सीधे सीधे पढ़ना है कि जो रियल अकाउंट होता है वो शो करता है जा करके क्या, जो वास्तविक अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। बढ़ेंगे 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ट्रायल बैलेंस इज हेल्प्स प्रिपेयरिंग। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, किसको बनाने में हेल्प करता है, किस किस चीज़ को तैयार करने में हेल्प करता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ द एबव? तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ट्रायल बैलेंस जो हमारा होता है वो हेल्प करता है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने में, बैलेंस शीट को बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करने में। इन तीनों ही चीज़ों को तैयार करने में हमारा हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रायल ट्रायल का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को पहले से ही हम लोग अच्छी तरीके से चेक कर लें, ठीक है, कि उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए जो है यूज़फुल होता है ट्रायल बैलेंस। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, जब भी ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए बनाने का? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, उसमें कोई जो है काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जैसे डेबिट क्रेडिट जो भी है वो आप तैयार कर लेंगे। टू डिटरमाइन टू टैक्स लाइबिलिटी, या जो अभी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसके लिए, या बोथ ए एंड बी, यानी ये जो ऊपर के दो हैं। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। यानी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, जो हमारा उद्देश्य होगा किसी भी ट्रायल बैलेंस को बनाने का, वो होगा जा करके टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। उसमें हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं और साथ ही साथ हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम लोग तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ें आपकी मेंशन होंगी जा करके, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। विच शेड्यूल इज़ नॉट डिलीटेड? इनमें से कौन सा एक ऐसा शेड्यूल है जो डिलीटेड नहीं है? ILOW। आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज W, क्योंकि W इज़ फॉर जेनरिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था कि जो शेड्यूल W होता है वो जेनरिक नेम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और सॉरी, राइट आंसर शेड्यूल W ना होकर के आपका होगा जा करके शेड्यूल O। द राइट आंसर इज शेड्यूल O। शेड्यूल O इज फॉर डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। जो आपका डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक है उसमें आपका आता है शेड्यूल O। और शेड्यूल W क्या होता है? शेड्यूल W जो होता है वो आपका जेनरिक नेम के लिए होता है जाकर के, जेनरिक नेम के लिए। शेड्यूल I और L इसको जो है मैंने नहीं मेंशन करवाया था, जिसमें से शेड्यूल I के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया है अभी यूपी आर्विनल फार्मासिस्ट में, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन शेड्यूल हैं वो मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि ये दोनों शेड्यूल जो है, ये तीनों ही शेड्यूल अगर देखा जाए तो डिलीट हो चुके हैं इसका मतलब, और शेड्यूल O जो है आपका वो अभी भी है, ठीक है। तो यानी शेड्यूल W को लेकिन आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट दीजिएगा, क्योंकि W पूछ लिया जाता है। W इज़ फॉर जेनरिक नेम, ठीक है, जेनरिक नेम के लिए। और शेड्यूल V इज फॉर पेटेंट फिलिंग। तो अगर आप लोगों ने शेड्यूल का वीडियो देखा नहीं है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपलोड कर रखा है वो वीडियो, दो पार्ट में है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें शेड्यूल मैंने बताए हुए हैं। उसमें एक एक शेड्यूल आपका कवर है जो मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब 99.99% में आपका उस शेड्यूल्स में से क्वेश्चन फंसेगा। और जैसे कि आपका एक्सेप्शन है शेड्यूल I या शेड्यूल L, तो जब आप उन सारे शेड्यूल्स को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो आप ये दोनों शेड्यूल ऑटोमेटिक ही कर देंगे, ठीक है।
फिर बढ़ेंगे देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रग्स आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ऐसी ड्रग्स जिसको मेडिकल सुपरविजन में यानी डॉक्टर की देखरेख में दी जाती है उसको वो किस शेड्यूल में आएगी जा करके, शेड्यूल एच में, शेड्यूल जे में, शेड्यूल जी में या शेड्यूल वी में। तो द राइट आंसर इज शेड्यूल जी। शेड्यूल जी जो होती है उसमें ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनको आप अंडर द मेडिकल सुपरविजन आपको लेना होता है, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है उसको शेड्यूल जी में रखा गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं शेड्यूल वी इज फॉर पेटेंट फिलिंग। मैंने बता दिया था कि शेड्यूल वी जो होता है वो पेटेंट फिलिंग के लिए होता है जाकर के। शेड्यूल जे किसके लिए होता है? शेड्यूल जे जो होता है उन दवाओं के लिए होता है जो कि जिन पे आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब जैसे कोई अगर आपकी डिसीज़ है, जैसे कि सपोज दैट कैटरैक्ट है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कैंसर है थर्ड स्टेज, तो आप ये देखेंगे कि उन दवाओं को आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमने ये दवाएं खाई और हमें आराम नहीं मिली, ठीक है। जिसमें डिजीज़ आपकी रेजिस्टेंस हो जाए अगेंस्ट द मेडिसिन, यानी मेडिसिन आप खा रहे हैं और आपको डिसीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, डिसीज़ में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो दवाएं आ जाती हैं शेड्यूल जे के अंतर्गत, ठीक है, शेड्यूल जे के अंतर्गत। और शेड्यूल एच में आ जाएंगी आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग शेड्यूल का वीडियो जरूर देखिएगा जा करके। 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट कम्स अंडर विच शेड्यूल टू रूल। देखिए जो डायग्नोस्टिक एजेंट होते हैं वो किस शेड्यूल के तहत आते हैं, किस शेड्यूल और किस रूल के तहत आते हैं। तो F1 एक शेड्यूल होता है, F1 F2 F3 ये FF, ये आपके 4 शेड्यूल होते हैं जिनके बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन अब ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, अब ये इस तरीके के डीप क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो बड़ा रेयर है, और इस तरीके के डीप क्वेश्चन आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन वाइज। तो देखिए स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट का जो स्टैंडर्ड होता है वो किस शेड्यूल के तहत आता है और किस रूल के तहत। शेड्यूल टू रूल मतलब F1 पार्ट 1 में आएगा, F1 पार्ट 2 में आएगा, F1 पार्ट 3 में आएगा, F1 पार्ट 4 में आएगा, किस में आएगा। तो द राइट आंसर इज F1 पार्ट 3। F1 पार्ट 3 में आपका आ जाएगा जाकर के डायग्नोस्टिक एजेंट, ठीक है। डायग्नोस्टिक एजेंट जो है आपका F1 पार्ट 3 में आ जाएगा जाकर के, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों देखिए अगर आपको शेड्यूल का वीडियो नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और केवल उसमें लिंक रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की और शेड्यूल्स के वीडियोज़ की, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर इम्पोर्ट इज जनरल गिवन ऑन फॉर्म नंबर। देखिए जब हम लोग कौन सा ऐसा फॉर्म नंबर भरते हैं जिसमें हम लोग इम्पोर्ट करा सकते हैं किसी भी मेडिसिन को, मतलब किसी भी मेडिसिन को केवल इम्पोर्ट कराना है, केवल इम्पोर्ट पे आपको फोकस करना है, ना कि आप ये देखेंगे कि पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, ना ही पर्सनल यूज के ना ही क्लिनिकल ट्रायल के लिए, केवल इंपोर्ट कराना है। तो आप कौन सा फॉर्म नंबर भरेंगे? तो फॉर्म नंबर 9 है, 11 है, 12AA है या 12A है। तो द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के वो होगा जाकर के फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 9 भरिए आप, जिसमें क्या होगा कि किसी भी मेडिसिन को आप इंपोर्ट करा सकते हैं, और अगर पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करानी है तो फॉर्म नंबर 12A भरिए आप लोग, ठीक है। बनेंगे 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। मेंबर्स ऑफ DTAB इज इलेक्टेड फॉर। देखिए DTAB का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, कहीं कहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTAB। DTAB का फुल फॉर्म हो गया ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसमें कितने साल के लिए जो इसके मेंबर होते हैं कितने साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। द राइट आंसर इज 3 ईयर। जो डी टैब होता है, डी टैब में जो भी मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, या 3 साल के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं। सॉरी, रिक्रूट वर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर ईयर, इलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है, यानी चुने जाते हैं। चेयरमैन ऑफ डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं जाकर के आपसे पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बिल्कुल मतलब रट लीजिए इसको। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्रेसिडेंट ऑफ PCI या हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज, आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल होंगे, ठीक है, वो जो है चेयरमैन होते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजनल है, बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको आपको सुनना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। NRX इज लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ विच ड्रग। किस प्रकार की दवाओं में NRX लिखा हुआ होता है? देखिए NRX का मतलब तो हो गया नारकोटिक्स, ठीक है। अब नारकोटिक्स तो हो गया, लेकिन आप अगर कह दें, आपके ऑप्शन देख करके आप इसको जो है आंसर करेंगे। NRX किस तरीके की दवाओं में लिखा होता? शेड्यूल H की दवाओं में,
या शेड्यूल एच की दवाएं जो फॉलिंग अंडर डेंजरस एक्ट, जो कि डेंजरस एक्ट के अंतर्गत आती हों, या शेड्यूल एक्स की दवाओं में रेडी टू यूज्ड, शेड्यूल एक्स की दवाओं में आएगा, या शेड्यूल एक्स बल्क में आएगा जा करके, शेड्यूल एक्स की वो दवाएं जो बल्क में है उसमें आएगा जा करके। तो आपको आंसर करना है, द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर है वो है शेड्यूल एच, फॉलिंग अंडर डेंजरस एक्ट। देखिए कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा कोका, हेम्प और ओपीएम, ये सारी की सारी डेंजरस एक्ट के तहत आती हैं, ठीक है। तो उसी एक्ट के तहत जो है एनआरएक्स लिखा हुआ आपका इसमें, इस ऑप्शन के हिसाब से द राइट आंसर इज शेड्यूल एच, फॉलिंग अंडर डेंजरस एक्ट, ठीक है। फिर बढ़ेंगे, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन, जो नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है वो कब आया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप लोग याद कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1970 में आया है नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, या 1980 में आया, या 1995 में आया, या 1985 में आया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, द राइट आंसर इज 1985। 1985 में आपका आया है ये जो नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है वो। और 1955 में आपका आया है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ का जो एक्ट है वो आपका 1995 में आया, सॉरी 55 नहीं 95 में, 1995 में आपका आया है 1995 में डीपीसीओ का। विच इज़ नॉट अ स्टेराइल डोजेज फॉर्म, इनमें से कौन सा एक स्टेराइल डोजेज फॉर्म नहीं है? मेडिकेटेड पाउडर, सर्जिकल पाउडर, इम्प्लांट, या आई ड्रॉप? द राइट आंसर इज मेडिकेटेड पाउडर। जो मेडिकेटेड पाउडर है वो आपका स्टेराइल डोजेस फॉर्म नहीं होता। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पायरोजेंस, माइक्रोब्स, पैथोजेंस, ठीक है। और स्टेराइल डोजेस फॉर्म जो होते हैं आपका ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आ जाएगा, इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं, पेरेंट्रल आ जाते हैं, इस तरीके से जो आ जाते हैं, जैसे इम्प्लांट्स वगैरह, आई ड्रॉप है, या सर्जिकल पाउडर, ये सारे के सारे स्टेराइल होते हैं जा करके, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन बॉल मिल जनरली लार्ज बॉल इज यूज्ड टू, बॉल मिल में जो लार्ज बॉल होती हैं, जो बड़ी बॉलें होती हैं, उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फाइन द पार्टिकल, क्रश द पार्टिकल, वेरी फाइन द पार्टिकल, या ऑल एबव? तो किस लिए किया जाएगा जा करके आप लोगों को बताना है। जो बॉल मिल होती है, बॉल मिल, जिसका जो प्रिंसिपल है वो होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, उसमें बड़ी गेंदें जो होती हैं वो किस काम के लिए आती हैं? पार्टिकल को क्रश करने के लिए, यानी क्रश द पार्टिकल, ठीक है। इन बॉल मिल जनरली लार्ज बॉल इज यूज्ड टू क्रश द पार्टिकल, पार्टिकल को क्रशिंग करने के लिए। कीसल गुर इज आल्सो कॉल्ड, देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका आने के चांसेस हैं। एस्बेस्टस को कहते हैं, डायटोमेसियस अर्थ को कहते हैं, सिलिका जेल को कहते हैं, या कार्बन को कहते हैं? द राइट आंसर इज डायटोमेसियस अर्थ, डायटोमेसियस अर्थ को कहते हैं हम लोग कीसल गुर। फिर बढ़ेंगे 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, कम्युनिएशन इज आल्सो कॉल्ड, देखिए कम्युनिएशन किसको कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है ये क्वेश्चन, जिसने भी बनाया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिएशन किसको कहते हैं? कम्युनिएशन इज आल्सो कॉल्ड, किसको कहा जाएगा? साइज रिडक्शन को, साइज सेपरेशन को, एक्सट्रैक्शन को, या इवेपोरेशन को? देखिए द राइट आंसर इज साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन को हम लोग कहते हैं कम्युनिएशन, साइज रिडक्शन को कहते हैं कम्युनिएशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, स्लाइडिंग कैलिपर स्केल यूज्ड टू डिटरमाइन, देखिए एक स्केल होती है जिसको कहते हैं स्लाइडिंग कैलिपर स्केल, इसको किसको डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन, या फ्राइबिलिटी? देखिए जो आपको लगे कि थोड़ा सा, देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अगर आपको लगे कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन लग रहा है, तो उसी नए क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको आंसर सुटेबल लगे, नया आंसर लगे, आप उसी पे टिक करिए। जैसे स्लाइडिंग कैलिपर स्केल है, स्लाइडिंग कैलिपर स्केल, ठीक है। अब इसके हिसाब से नया नाम आपको एक ही लग रहा होगा। देखिए हार्डनेस आपने सुना है, डिसइंटीग्रेशन भी सुना है, फ्राइबिलिटी भी सुना है। अब आपने अगर नहीं सुना होगा तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सुटेबल नहीं हो रहा है, तो यानी यही आंसर इसका हो जाएगा जा करके। इस तरीके से आप थोड़ा कर सकते हैं कि कुछ नया समझ में आए, बस उसी पे टिक कर दीजिए। यानी स्लाइडिंग कैलिपर जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 67 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट, किसी भी डिस्पर्सिबल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? 3 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट्स, या 5 मिनट? द राइट आंसर इज लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से कम होना चाहिए, मतलब 3 मिनट मैक्सिमम ठीक है, लेकिन लेस देन 3 मिनट्स इज द ओके।
ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो घुल जाती है और उसको टूटने में कितना समय लगता है, तो 3 मिनट लगता है। ठीक है। 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। डाई पैक इज यूज्ड एज, डाई पैक का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? बाइंडर, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट या डिसइंटीग्रेंट। तो आप इन टर्म्स को जानते हैं। बाइंडर का मतलब पार्टिकल्स को जोड़ेगा आपस में, डाइल्यूएंट्स का मतलब इंक्रीज करेगा बल्कीनेस यानी भार बढ़ाएगा, लुब्रिकेंट का मतलब चिकनाहट जो है बीच में लाएगा जा करके, ठीक है, जिससे उनकी फ्लो रेट जो ऊपर से नीचे ग्रेन्यूल्स की फ्लो करने की जो रेट है वो अच्छी बनी रहे, या डिसइंटीग्रेंट यानी वो अंदर जा करके अच्छी तरीके से टूटें। तो द राइट आंसर इज डाइल्यूएंट्स। जो आपका डाईपैक होता है वो आपका डाइल्यूएंट्स की तरह इस्तेमाल होता है। डाईपैक इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इन रोटेटरी डाई प्रोसेस जनरली लॉस ऑफ मटेरियल इज, रोटेटरी डाई प्रोसेस में जो मटेरियल लॉस हो जाता है साधारणतया, इन रोटेटरी डाई प्रोसेस जनरली लॉस ऑफ मटेरियल इज कितने परसेंट होता है? देखिए इसको आप लोग सीधे सीधे रट लीजिएगा। किसी भी रोटेटरी डाई प्रोसेस में जो मटेरियल लॉस होता है वो कितने परसेंट होता है? 3%, 15 से 20%, 5% या 20 से 40%। ठीक है। और इसमें आप लोग प्लस माइनस ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सभी में प्लस माइनस ऐड कर लीजिएगा, यानी +-3%, इसी तरीके से +-15 से 20%, +-5%, +-20 से 40%। द राइट आंसर इज +-3%, यानी किसी भी रोटेटरी डाई प्रोसेस में जनरली जो मटेरियल लॉस होगा वो +-3% लॉस हो जाएगा। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कैस्टर ऑयल इज स्टेरलाइज्ड बाई, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, रेडिएशन या गैसियस। तो जो कैस्टर ऑयल है आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं। हाँ, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन के माध्यम से स्टेराइल किया जाएगा, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर दिया जाएगा। कैस्टर ऑयल इज स्टेरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन। ठीक है। 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। आइट्रोजन करके है, आइट्रोजन आई है ये, आइट्रोजन आर कॉल्ड, आइट्रोजन किसको कहा जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाटर इंड्यूस्ड डिसीज, ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, ड्रग इनहिबिट डिसीज या नन, यानी पानी से होने वाली बीमारी या दवाओं से जो बीमारी हो जाए खाने के बाद वो, या ड्रग इनहिबिट डिसीज, ड्रग खाने के बाद अंदर कोई चीज़ इनहिबिट हो गई, रुक गई, और उसकी वजह से कोई जो है डिसीज हो जाना, इसको कह देते हैं ड्रग इनहिबिट डिसीज। तो द राइट आंसर इज ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज। जो ड्रग के द्वारा, ड्रग खाने से जो बीमारी हो जाए उसको कहते हैं, आइट्रोजन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आइट्रोजन। तो आइट्रोजन आर कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज। 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, देखिए नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? रायपुर, नागपुर, जोधपुर या जबलपुर। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। द राइट आंसर इज नागपुर, यानी नेशनल जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका नागपुर में स्थित है। तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन नागपुर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह है? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 4H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 7H2O या CaCO 7H2O। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट एरर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाकर के CaSO4 इंटू 1/2H2O। या अगर ये नहीं होगा तो आप ये कर सकते हैं कि 2 टाइम्स CaSO4 इंटू केवल H2O। देखिए यहाँ पे अगर H2O आधा है तो यहाँ पे 1 है CaSO4 के आगे, ठीक है। और अगर यहाँ CaSO4 के आगे 2 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा H2O का, यहाँ पे आधा है चूँकि यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से आपको सूत्र में चेंजमेंट मिल सकता है। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अगर चलेंगे तो देखेंगे कि मिक्सचर वाटर एंड बेंजीन, मिक्सचर जो होता है वाटर का और बेंजीन का 3/2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, वैक्यूम डिस्टिलेशन से या स्टीम डिस्टिलेशन से?
तो द राइट आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन। अगर आप स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं भाप आसवन विधि, तो आप जो है जो मिक्सचर होगा वाटर एंड बेंजीन का 3:2 के रेशियो में, 3:2 के अनुपात में, उसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका ये रहेगा कि जो वाटर होता है, वाटर को जब आप गर्म करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा कि ये भाप बनता है। क्या बनता है? भाप। और भाप को इंग्लिश में कह देते हैं स्टीम एक तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ से आप याद कर लीजिए कि वाटर के साथ अगर बेंजीन है, वाटर के साथ अगर बेंजीन है 3:2 के रेशियो में, बस इतना आप याद कर लीजिए कि वाटर के साथ अगर बेंजीन है तो आप स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग करेंगे, क्योंकि वाटर जो है आपका वो भाप बन करके उड़ता है गर्म करने पे, और डिस्टिलेशन में चीज़ें अक्सर गर्म ही की जाती हैं। ठीक है, नीचे से हीट प्रोवाइड करी जाती है, उसके बाद वो इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, तो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो स्टीम यानी भाप में बदलेगा, और बस इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 75 जो क्वेश्चंस थे टोटल आज की सीरीज में, 25 क्वेश्चंस में से, और 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के MCQs लाते हैं, और फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में भी अपडेट कराते रहते हैं। आपको करना बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।